नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 की एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए 9212 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और काफ़ी सारे बच्चों ने इसके फॉर्म को फिल कर दिया है। तो दोस्तों यदि आपने भी इस फॉर्म को फिल किया है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। दोस्तों इसी तरीके से आपको डेली इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट हिंदी के और जीके जीएस के देखने को मिलते रहेंगे। तो यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हिंदी के किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, अवनी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और टारगेट दोस्तों हम 25 में से 20 क्वेश्चनों का रखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, डेली इसी तरीके से एक टारगेट लेकर चलेंगे हम, ताकि एग्जाम के टाइम हमारी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए अवनी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यदि मैं अवनी की बात करूं तो अवनी का अर्थ होता है धरती। धरती यानी पृथ्वी की बात करी गई है और इसका विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंबर। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, अंबर। अंबर माने होता है आसमान की बात करी गई है, तो इस तरीके से आपको मतलब चेक करना है। अवनी माने होता है दोस्तों धरती और अंबर माने होता है आकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपको बताना है कि इनमें से ज्योत्सना किसमें शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ज्योत्सना। तो याद इसको क्या रखना है कि दोस्तों इसमें क्या होता है, आधा तय और आधा सय, दोनों आधे बने होते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। ज्योत्सना दोस्तों ये शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन बन के आता है। तो याद आपको रखना है, आधा तय और आधा सय, दोनों दोस्तों आधे बने होते हैं ज्योत्सना शब्द में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मनोयोग भी शुद्ध लिखा गया है, मनोरथ भी शुद्ध लिखा गया है और मनोहर भी शुद्ध लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं बात करूँ मनोकामना, तो ये दोस्तों मनोकामना नहीं है, मनोकामना होता है। क्या हो जाता है दोस्तों, मनोकामना। इस तरीके से मनोकामना आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ऑप्शन मनोकामना शुद्ध वर्तनी में नहीं लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जिसके पार देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। दोस्तों हिंदी के ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो डेली दोस्तों इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे और हर टॉपिक को हर क्वेश्चन के साथ समझते जाएंगे, ताकि हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन के साथ टॉपिक भी क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर बताइए, जिसके पार देखा ना जा सके, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, अपारदर्शी। जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है, सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है दोस्तों, अपाद मस्तक उसे कहा जाता है। सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मछली के समान आंखों वाली की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, मीनाक्षी। अब दोस्तों मीन माने क्या होता है, मीन माने होता है आपका मछली होता है और अक्षी माने क्या होता है, आंख होता है।
अक्षी माने क्या हो जाता है दोस्तों, आँख होता है, तो क्या हो जाएगा, मीनाक्षी हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में से तत्सम शब्द का चयन करो। दोस्तों तत्सम और तद्भव क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के वे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों लिखा जाता है, यानी संस्कृत भाषा में ही लिखा जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? हिंदी के शब्दों को तद्भव कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। अंश दोस्तों तत्सम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग रूप मतलब क्या है? सुंदर विशेषण का, तो यहाँ पर देखिए विशेषण शब्द देके आपको कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन में। आपको ध्यान देना है, सिर्फ आपको सुंदर का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो सुंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाता है, सुंदरी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करके आपको एग्जाम में देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है। देखिए सुंदर दे दिया है और इसका स्त्रीलिंग हमें सुंदरी पता चल गया, लेकिन यहाँ पर विशेषण दे के कंफ्यूज क्यों किया है? क्योंकि दोस्तों सुंदर एक विशेषण शब्द है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण क्या होता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, महेश ने लजीज मकान बनवाया है, सोनिया दिखने में बहुत लजीज है, मंजीत ने लजीज कार्यवाही की, या फिर धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो लजीज के लिए दोस्तों वाक्य उपयुक्त होता है ऑप्शन डी, धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है। दोस्तों लजीज शब्द का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है, यानी जो कोई भी खाना मान लीजिए स्वाद उसमें बहुत अच्छे से है, तो उसको कहेंगे बहुत ही लजीज खाना बना हुआ है, यानी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना हुआ है। तो खाने के लिए, व्यंजन के लिए दोस्तों क्या होता है, लजीज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण का लिंग। विशेषण का लिंग कौन सा ऑप्शन राइट होता है? विशेष्य के अनुसार होता है, स्वतंत्र रहता है, पुल्लिंग होता है, या फिर स्त्रीलिंग होता है। अब दोस्तों विशेषण की बात करें तो याद रख लेना है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो भी शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे यदि मैं उदाहरण में लिख दूं कि रवि बुद्धिमान है, रवि बुद्धिमान है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रवि हमारा क्या है दोस्तों? तो रवि हमारा एक संज्ञा है, और बुद्धिमान हमें क्या हो रहा है? तो ये रवि की विशेषता बता रहा है, बुद्धिमान। जब संज्ञा और सर्वनाम की जो भी शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। यानी यहाँ पर आपका बुद्धिमान क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण किसके अनुसार दोस्तों होता है? तो याद रख लीजिएगा, जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण बोला जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता, यहाँ पर बुद्धिमान क्या है? विशेषण है, और ये बुद्धिमान किसकी विशेषता बता रहा है? रवि की विशेषता बता रहा है ना, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। तो क्या होता है? विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से समझ के चलना है दोस्तों। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। एक टॉपिक में लेकर आ जाऊंगा विशेषण के ऊपर, जिसमें सब कुछ हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है, यानी जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? अश्व का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों अश्व के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। यदि हम दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है, घोटक। घोटक शब्द दोस्तों अश्व का पर्यायवाची शब्द है। यदि दोस्तों मैं अश्व के और भी पर्यायवाची की बात करूं तो आपको याद रख लेना है तुरंग। क्या दोस्तों? तुरंग अश्व का पर्यायवाची शब्द है। हाय है, घोड़ा है, घोड़ा तो आप सभी जानते होंगे, घोड़ा है। और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बाजी हो जाता है, बाजी के बाद आपका सैंधव हो जाता है। ये सब किसके हैं दोस्तों? घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको याद करके चलिएगा, क्योंकि घोड़े के पर्यायवाची शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन है गणपति, हैरंब, चंद्रचूड़ या फिर विनायक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है, चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ का मतलब क्या है? जिसके सिर पर है चंद्रमा। यानी यहाँ पर दोस्तों इसने भगवान शिव की बात करी है, शिव जी के बारे में बोला गया है चंद्रचूड़। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाता है, चंद्रचूड़ गणेश का पर्यायवाची नहीं है। यदि दोस्तों गणेश के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो गणपति आपका राइट हो जाता है, हैरंब सही हो जाता है, विनायक सही हो जाता है, गजानन भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, लंबोदर भी कहा जाता है, गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, एक दंत कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? विनायक कहा जाता है। विनायक के बाद दोस्तों मोदक प्रिय बोला जाता है। तो ये सब दोस्तों गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको नोट डाउन एक तरफ करते चलिएगा दोस्तों, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोटी लाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गोटी में रंग लगाना, जीतना, लाभ होना या फिर शादी होना। गोटी लाल होना, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, लाभ होना। जब किसी चीज का लाभ मिले तो उसे कहा जाता है गोटी लाल होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज होते हैं, आपको याद रख लेना है। उपसर्ग किसे कहा जाता है? तो वह शब्द जो वह अक्षर जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी शब्द के उस अर्थ में परिवर्तन कर दे, प्रत्यय कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रख लेना है, शंख शब्द के स्टार्ट में निर जुड़ गया, यानी निर ने जुड़कर निशंक बना दिया, शब्द अलग शब्द बना दिया, तो उसे दोस्तों उपसर्ग कहा जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों निर उपसर्ग के रूप में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको याद रख लेना है। देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे निकालना है, याद रखिएगा। जब कभी भी वह और यह शब्द के साथ, वह और यह शब्द के साथ पूरा अक्षर बने, पूरा अक्षर बने, तो वहां पर दोस्तों अयादि संधि होता है। स्वर संधि का एक प्रकार है दोस्तों अयादि संधि। वहां पर दोस्तों अयादि संधि होगा जब वह और यह के साथ आपको पूरा अक्षर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए वह बना हुआ है, वह के साथ हमारा पूरा अक्षर देखने को मिला, तो यहाँ पर हमारा अयादि संधि हो गया। और जब दोस्तों अयादि संधि होता है तो ये जो वह है, ये वह हमारा औ में चेंज हो जाता है, औ या औ में चेंज हो जाता है, यानी बड़ा ओ बड़ा औ में चेंज हो जाता है। ये आपको याद रख लेना है। अब दोस्तों देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने का एक तरीका आपको याद रख लेना है, ओ प्लस ई, यानी पो प्लस ई, पो प्लस इत्र यहाँ पर राइट हो जाता है। ओ प्लस ई मिलकर क्या बना देते हैं? अवी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अवी बना देते हैं। तो यहाँ पर जब ये दोस्तों बन के आएगा तो पवित्र इस तरीके से हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ए राइट हो जाता है, पो प्लस इत्र। दोस्तों संधि के ऊपर एक मैं अच्छी सी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आसान भाषा में सारी संधि मैं कवर करा दूंगा, और उस वीडियो को देखने के बाद आपका संधि से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी दे के कहता हूँ। सभी बस उस वीडियो को देख लीजिएगा और एंड तक देखिएगा और सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका संधि कभी भी गलत नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए एक एक, जब कभी भी दोस्तों बड़ा ए और बड़ा ओ आपको देखने को मिल जाए, बड़ा ए बड़ा ओ देखने को मिले, तो समझ लीजिएगा वहां पर कौन सी संधि है? वहां पर दोस्तों वृद्धि संधि देखने को मिलती है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि देखने को है। और यहाँ पर देखिए हमें बड़ा ए देखने को मिला है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। इस तरीके से पता लगा लेंगे। अब इसका विच्छेद कैसे करना है, तो याद रख लीजिएगा, एक प्लस एक बराबर क्या हो जाता है? एक एक हो जाता है। एक प्लस एक बराबर
बराबर क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ए जुड़ गया और यहाँ पर हमारा ए जुड़ गया, तो ये बड़ा ए इन लोगों ने बना दिया जुड़ के, तो क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको याद रख लेना है, जब कभी भी किसी शब्द के बाद आधा र आता है, तो वो र यहाँ पर ना लगकर जो शब्द उसके बाद लिखा जाता है उसके ऊपर इस तरीके से चढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए पुनर्विचार लिखा गया है, तो पुनर्विचार इस तरीके से होना चाहिए था, पुनर्विचार, ये हो गया। अब ये जो हमारा आधा र है, ये दोस्तों यहाँ ना लगकर बाद वाले अक्षर के ऊपर चला गया, यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाता है। पुनर्विचार शुद्ध वर्तनी में इस तरीके से लिखा जाएगा। याद रख लीजिएगा, जब कभी भी आधा र बने तो वो आधा र बाद वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, इस तरीके से, ये आपको याद रख लेना है। इस चीज को याद रखेंगे तो इस तरीके का कोई भी वर्तनी आपसे एग्जाम में पूछ ले गलत नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थी नहीं है। तो दोस्तों लक्ष्मी भी चंचला का अनेकार्थी है, बिजली भी है, चंचल स्त्री भी है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। घेरा दोस्तों चंचला का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको बेमेल शब्द को सेलेक्ट करना है कि कौन सा शब्द बेमेल है। तो याद रखिएगा, दधी, दुग्ध और घृत तीनों ही दोस्तों दूध से संबंधित हैं, दूध से संबंधित हैं। और यहाँ पर हमारा मध दूध से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुरानन किस समास का उदाहरण है। चतुरानन किस समास का उदाहरण है। अब चतुरानन का क्या अर्थ निकलता है, चतुरानन यानी चार हैं आनन जिसके, यानी चार हैं सिर जिसके, यानी यहाँ पर ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा की बात की गई है, चार हैं सिर जिसके अर्थात ब्रह्मा। जब किसी भी पद में जब किसी भी शब्द में दोस्तों कोई भी पद प्रधान ना हो और दोस्तों वो तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि समास बोला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों इस शब्द में कोई भी पद प्रधान नहीं है, ये तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी चार हैं सिर जिसके अर्थात भगवान ब्रह्मा यानी तीसरे की बात ये कर रहा है, तीसरे की ओर संकेत दे रहे हैं। तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़िया में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग क्या होता है, शब्द के शुरुआत में जुड़कर परिवर्तन कर देते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर परिवर्तन ला देते हैं शब्द में। अब देखिए यहाँ पर बुढ़िया में कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर छोटा ई देखने को मिल रहा है और या देखने को मिल रहा है लास्ट में, यानी बुढ़िया। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। बुढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, या जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। भक्तों की मंडली जा रही थी। दोस्तों मंडली भक्तों की जाती है, यहाँ पर याद रख लीजिएगा, टुकड़ी मत कर दीजिएगा, क्योंकि टुकड़ी यदि आप लगा देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। भक्तों की मंडली सही एकदम माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरह का विलोम शब्द क्या है। अब विरह माने होता है किसी से अलग होना। क्या होता है, विरह माने किसी से अलग होना, और मिलन माने क्या होता है, किसी से मिलना। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विरह का मिलन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठिठोली शब्द का सही अर्थ चुनिए। किसी के साथ ठिठोली करना, यानी नाराजगी तो हो नहीं सकता, ठगी हो नहीं सकता, खेल हो नहीं सकता। ठिठोली यानी किसी के साथ हंसी मजाक करना, उसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, परिहास बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है।
तालु है, मूर्धा है, दंत है, फिर ओष्ठ है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और कितने क्वेश्चन आप राइट करे हैं ये जरूर से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज का टारगेट दोस्तों हमने 22 क्वेश्चनों का रखा था। 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं ये कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, टॉपिक के ऊपर भी वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आ जाएंगे, ताकि आपकी सभी चीज़ें जो हैं वो कवर हो पाएँ और एग्जाम के टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली दोस्तों इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। चलिए साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।